हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2019 इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट कराची बोर्ड के ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन समझने जा रहे हैं कि ये किस तरह सॉल्व हुआ। ठीक है। सो ई डी बी, दैट इज़ द कंपनी नेम। ई डी बी कंपनी परचेज मशीन विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 2 लाख। ठीक है, 2 लाख की उन्होंने एक मशीन परचेज़ की जिसकी लिस्ट प्राइस, यानी कि जो दुकानदार के पास जो प्राइस थी वो 2 लाख रुपए थी। एंड अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट 5%। ठीक है, उनको जो इनको ट्रेड डिस्काउंट मिला। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि निगोशिएट करने के बाद मिलता है। ठीक है, जैसे आप जाते हैं तो आप उनसे निगोशिएट करते हैं तो निगोशिएट के बाद आपको ये डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है। और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि इनवॉइस प्राइस पे आता है। ठीक है, यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि हम मशीनरी पहले लेते हैं, पेमेंट बाद में करते हैं। ठीक है, तो जो मशीनरी बेच रहा होता है वो ये इंकरेजमेंट रखता है बायर के लिए कि वो जल्द से जल्द पेमेंट करे। इसके लिए वो उन्हें मोटिवेट करता है कैश डिस्काउंट से। ठीक है, यानी कि वो कहता है कि अगर आपने 10 दिनों में पेमेंट कर ली जो मशीन आप मुझसे ख़रीद के गए हो, तो मैं आपको इतना परसेंट कैश डिस्काउंट दूंगा। ठीक है, अदरवाइज़ आपको 30 दिनों में या जो उनका जो फिक्स टाइम पीरियड है उसमें आपको पेमेंट करनी ही करनी है। ठीक है, तो हम हमेशा अकाउंट पेबल पे मशीनरी ख़रीदते हैं, मतलब कंपनीज हमेशा अकाउंट पेबल पे मशीनरी ख़रीदती हैं और फिर उनकी पेमेंट लेटर ऑन करती है। ठीक है, और दुकान वाले क्या करते हैं, जिनसे मशीन जिस शॉप से उन्होंने मशीन ख़रीदी या जिस मैन्युफैक्चर से उन्होंने मशीन ख़रीदी, वो अक्सर ये मतलब रखते हैं कि अगर आपने पेमेंट जल्दी की तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। ठीक है, सो ये कैश डिस्काउंट ये वो वाला डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट वो वाला डिस्काउंट होता है जो आप निगोशिएट करते हो। ठीक है, और ये कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो इनवॉइस प्राइस पे लगता है, और जो सॉरी वाउचर पे या इनवॉइस पे। ठीक है, इनवॉइस यानी बिल, जो बिल पे लगता है। ठीक है, या जो आप जल्दी पेमेंट करते हो तो उसकी सूरत में आपको ये रिसीव होता है। ठीक है, ऑन अप्रैल 1 2016 द कंपनी मेड द पेमेंट ऑन अप्रैल 10 2016। ठीक है, कंपनी ने परचेज़ कब किया? अप्रैल 1 को उन्होंने मशीन परचेज़ कर ली। ठीक है, और उसमें मतलब अकाउंट पेबल पे परचेज़ की। उनकी पेमेंट कब की? अप्रैल 10 को। ठीक है, 2016 विद इन द डिस्काउंट पीरियड के अंदर, यानी कि उनको डिस्काउंट कैश वाला कैश डिस्काउंट उन्हें हासिल हो गया है। ठीक है, बिसाइड द फॉलोइंग पेमेंट वर मेड इन दिस रिगार्ड। उसके बाद हमारे कुछ उन्होंने मज़ीद पेमेंट्स की, मशीनरी के ऊपर ख़र्चा किया कुछ, और कुछ उन्होंने ऐसे ही एक्सपेंस किया। ठीक है, अब यहाँ पर आप दो तरह की एक्सपेंस देखते हो, एक होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो अगर आप मशीन के ऊपर करते हो तो उस मशीन की वर्थ बढ़ेगी उससे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करके ले जाता हूँ। ठीक है, तो आप बताएं कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू? सो दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि मैं अगर मशीनरी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा हूँ तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो एडअप हो जाएगी मशीनरी में। ठीक है, अगर आप मुझसे कोई पूछेगा कि भाई आपने मशीनरी कितने की खरीदी, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मशीनरी मैंने 38 की खरीदी। मैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस ऐड करके वो बोलूँगा कि मैंने ये 38 नहीं 40 की खरीदी है, 2000 मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है। ठीक है, अब मैं ये इसलिए करूँगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर मैं बेचने के लिए ले जा रहा हूँ, अगर मैं उसे आगे रीसेल के पर्पज़ के लिए ख़रीद रहा हूँ, तो मैं ज़ाहिर सी बात है मैं गधा तो नहीं हूँ ना जो मैं ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से भर के आऊँ और फिर मैं 38 में ही बेच दूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं जो ट्रांसपोर्टेशन की जो चार्जेस हैं वो मैं उसके अंदर एडअप कर लूँगा अपनी मशीनरी के अंदर। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। ठीक है, अब अगली तरफ हमारे पास इससे पहले कि हम ये देखें कि कौन कौन से यहाँ पर हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो जिनको करने पर आपकी मशीनरी की कॉस्ट में या वर्थ में इजाफा नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्ज़ाम्पल लूँ अम, तो फ़र्ज़ करें कि आपकी जो जो आपका ट्रांसपोर्टर है, जो आपका सप्लायर है, वो मशीनरी लेकर आ रहा है। ठीक है, अब बीच में क्या हुआ, बीच में उसको किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया। ठीक है, और उसके ऊपर जो है फ़ाइन लगा लिए। तो वो जो फ़ाइन है दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, वो मशीनरी की वर्थ नहीं बढ़ा रहा। ठीक है, सो वो फ़ाइन ट्रांसपोर्टेशन जो सप्लायर है या जो ट्रांसपोर्टर है
उसकी गलती की वजह से ये अकर हुआ, ठीक है। सो दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके अलावा अब हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सा हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो पहला है कि इंश्योरेंस इन ट्रांसिट। इंश्योरेंस इन ट्रांसिट का मतलब होता है कि जो माल लेकर आते हैं, माल लेकर आते वक्त अगर कोई हादसा हो जाता है जिसकी वजह से पूरा माल ख़राब हो जाता है या बर्बाद हो जाता है, तो उसकी इंश्योरेंस कराना, ठीक है। यानी कि अगर ऐसा हादसा हो गया तो इंश्योरेंस की कंपनी पैसा देगी, ठीक है। और जिस तरह बाहर से जो शिपमेंट्स होती हैं, बड़ी बड़ी शिप्स वगैरह जाती हैं, तो जहाज़ अगर डूब गया तो जहाज़ का पैसा देती है, ठीक है। तो ये जो माल जब जा रहा होता है ना, तो उसकी इंश्योरेंस करा लेते हैं, ठीक है, ताकि माल वो ना हो, ख़राब ना हो या डूब ना जाए, ठीक है, और हमारे पैसे सारे डूब ना जाएँ, तो उसकी वजह से उनकी इंश्योरेंस करा लेते हैं, ठीक है। अभी जो इंश्योरेंस कराते हैं ना, इसका पैसा जो है वो मशीनरी के अंदर ही मतलब एडअप कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इससे मशीनरी की वर्थ बढ़ा लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लाने की जो हमने रिस्क लिया इसको वहाँ से यहाँ लेकर आने का, तो इसका फ़ायदा हमें कौन देगा, ठीक है, अगर हम यहाँ पर बेच देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कोई बड़ी मशीनरी मंगवाता हूँ किसी बाहर मुल्क से, ठीक है। अब वो समुद्र के ज़रिए आती है, तो मैंने उसके ऊपर इंश्योरेंस करा ली, ठीक है। तो अब इंश्योरेंस वाले तो मुझे फ्री में तो इंश्योरेंस नहीं करके देंगे ना, वो प्रीमियम मांगेंगे मुझसे, बोलेंगे भाई आप इतने प्रीमियम दो तब हम आपकी ये इंश्योरेंस करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब मैं क्या कहते हैं मशीनरी यहाँ पर लेकर आता हूँ, फिर मैं मशीनरी को उतने दामों में तो नहीं बेचूंगा ना जितने दामों में मैंने ख़रीदी है। मैं पहले उस पर अपना मार्कअप लगाऊंगा, नहीं, सबसे पहले तो मैं लगाऊंगा जो मुझे कॉस्ट आई है उसको वहाँ से यहाँ लेकर आने में। तो वहाँ से यहाँ लेकर आने में एक तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, मुझे क्या कहते हैं शिपमेंट की कॉस्ट है, दूसरा मुझे इंश्योरेंस की भी कॉस्ट आई है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको माल के ऊपर इंश्योरेंस की हुई थी, अपने माल को इंश्योर्ड किया हुआ था या अपनी मशीनरी को इंश्योर्ड किया हुआ था, ठीक है। तो इसकी वजह से वो इंश्योरेंस की भी मैं उसमें मशीनरी के ऊपर लगा दूंगा, ठीक है, जो जो मुझे जो खर्चा है इंश्योरेंस करने में, ठीक है, ताकि वो मेरा खर्चा भी निकल जाए ऐसी मशीनरी को बेच कर, ठीक है। सो इंश्योरेंस इन ट्रांसिट जो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। दूसरा फ्रिज इन वॉज पेड। फ्रिज इन यानी वही ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप जो लेकर आए वो तो ट्रांसपोर्टेशन ऑलवेज एड होता है, तो ये भी 5000 हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसके अलावा फायर इंश्योरेंस वॉज पेड ₹4000। और फायर इंश्योरेंस ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वर्थ नहीं बढ़ा रही है, ठीक है। अगर फायर लग गई इन द सिचुएशन, अगर मशीन के ऊपर फायर लग गई या बिल्डिंग में फायर लग गई तो कंपनी पैसा देगी, अगर नहीं लगी तो जाहिर सी बात है वो पैसा नहीं देगी। और इस फायर इंश्योरेंस के पैसे, क्योंकि ये फायर लगी नहीं है अभी मशीनरी में, तो इसकी वजह से हम इसको ऐड नहीं कर सकते मशीनरी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर तो ये हो रहा था कि ये एक मशीनरी के अंदर लग चुकी थी ना, हम पे कर चुके थे, प्रीमियम पे कर चुके थे। अब कस्टमर हमसे ये तो वो नहीं बोलेगा ना कि आपने हम कस्टमर से ये तो नहीं बोलेंगे ना कि हमने यहाँ पर इसके ऊपर फायर इंश्योरेंस भी लगाई हुई है। तो कस्टमर बोलेगा फायर कहाँ लगी है, फायर लगेगी तो फिर मतलब आप मुझे उस फायर के भी पैसे फायर इंश्योरेंस के पैसे चार्ज करें, कि फायर लगी नहीं है तो वो क्यों चार्ज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। फायर इंश्योरेंस वॉज पेड इज़ दी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है, ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मशीनरी को इंस्टॉल करना हो उसके लिए स्क्रू वगैरह लेकर आना ताकि वो सही तरह से काम कर सके, ठीक है। तो दैट मेक्स मशीनरी मोर वर्दी, ठीक है। अब दूसरा ये जानने कैपिटल एक्सपेंडिचर जानने का ये तरीका है कि आप देखें कि जो भी एक्सपेंस हो रहा है क्या इससे मशीन की एफिशिएंसी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, ठीक है। मशीन की लाइफ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है या नहीं बढ़ी है, या ये मशीनरी को प्रोटेक्ट कर रहा है ये एक्सपेंस या नहीं कर रहा, ठीक है। और इस प्रोडक्शन की वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट है वो कंज्यूमर के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को देखेंगे तो आप आराम से ये एलोकेट कर सकते हैं कि आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट में, ठीक है। सबसे पहले हमने कंप्यूट करनी है मशीनरी जो हमने अप्रैल 1 को ख़रीदी थी, ठीक है। फिर हमें कंप्यूट करना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्ट्रेट लाइन वाले मेथड से, उसके बाद डिमिनिशिंग वाले मेथड से भी, ठीक है। और हमें 25% यहाँ पर वो लेना है हमारी जो परसेंटेज है, ठीक है। 25% यानी डेप्रिशिएट हुआ, डेप्रिशिएशन एक्सपेंस हमने 25% लेना है, ठीक है, फॉर द ईयर्स 2016, 17 एंड 18। अब यहाँ पर आप देखोगे 2016 में तो हमने अप्रैल में ख़रीदी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन 2016 में जो डेप्रिसिएशन कटेगा वो पूरे साल का नहीं कटेगा,
वो कब तक का कटेगा, वो सिर्फ 9 महीने का कटेगा, क्योंकि आप काउंट कर लें कि ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये पूरे 9 मंथ बनते हैं, ठीक है। ये पूरे 12 मंथ नहीं बनते हैं, और एक साल जो है वो 12 मंथ का होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हम सिर्फ 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लेंगे, और 2017 में हम पूरे साल का लेंगे, और 2018 में भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लेंगे, ठीक है। अब हमें इसके अलावा हमें एडजस्टिंग एंट्री भी पास करनी है 2017 की, और क्लोजिंग एंट्री पास करनी है 2018 की, बाय यूजिंग बोथ मेथड्स, ठीक है। मेंटेन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसके अलावा हमें टी अकाउंट यहाँ पे बनाना है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का, डिमिनिशिंग मेथड फॉर द ईयर एंड December 31st 2016 और 17 और 18 का, ठीक है। सो दैट इज़ लॉट ऑफ वर्क, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन कर ली है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिस्ट प्राइस ली, जो कि 2 लाख रुपए, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो क्वेश्चन में 2 लाख रुपए लिस्ट प्राइस, ठीक है। लिस्ट प्राइस ली, इसमें हमने लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट, जो कि 5% है, ठीक है। 2 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया 5% से, तो हमारा ट्रेड डिस्काउंट आ गया 10,000 का, उसको हमने लेस कर दिया, ठीक है। इसको हमने लेस कर तो हमारे पास इनवॉइस प्राइस आ गई। इनवॉइस प्राइस यानी कि बिल में जो लगी हुई प्राइस है, ठीक है, 1,90,000 की, क्योंकि 2 लाख में से आप अगर 10,000 माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 1,90,000, ठीक है। फिर अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हमने कैश डिस्काउंट अवेल किया, या कैसे किया, कंपनी ने कैसे किया ये कैश डिस्काउंट अवेल, बाय पेइंग विद इन डिस्काउंट पीरियड, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ कि हमने विद इन डिस्काउंट पीरियड में जो है पेमेंट की है, ठीक है। सो लेट मी फाइंड द हाईलाइटिंग टू, आई थिंक दिस इज द वन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने इस चीज़ को बॉक्स के अंदर कर दिया है। द कंपनी मेड द पेमेंट ऑन April 10, 2016 विद इन डिस्काउंट पीरियड, डिस्काउंट पीरियड के अंदर पे किया है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर कैश डिस्काउंट मिला है 3% का, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट अब ये जो कैश डिस्काउंट है वो अब 2 लाख के ऊपर नहीं लगेगा, वो किस पर लगेगा, 1,90,000 पर। क्यों? क्योंकि ये 2 लाख हमने निगोशिएट करा कर 1,90,000 कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हमारी जो प्राइस है वो 1,90,000 है। नाउ द मशीन इज़ नॉट 2 लाख, ठीक है। मशीनरी की प्राइस अब 2 लाख नहीं है। नाउ द मशीनरी इज कॉस्ट 1,90,000, ठीक है। सो 1,90,000 पे हमने कैश डिस्काउंट लगाया 3% का, सो 1,90,000 का 3% आ गया हमारे पास 5,700, ठीक है। जो कि मज़ीद इसमें से रिड्यूस हुआ, हमारे पास नेट कैश प्राइस आ गई, ठीक है, जो है 1,84,300, ठीक है। ये आ गई हमारे पास मशीनरी की कॉस्ट, ठीक है, नेट कॉस्ट के जो हमने दुकान वाले से ख़रीद कर जो अपने पास ले ली, अक्वायर कर ली, वो आ गई हमारे पास नेट कॉस्ट। अब हम देखेंगे कि हमने इस पर एडिशनल मशीनरी के ऊपर हमने क्या क्या एडिशनल खर्चा किया, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाएँ कि हमने इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट, हमने मशीनरी के ऊपर इंश्योरेंस कराई, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, मशीनरी की ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर हमने इंश्योरेंस खरीदी, ठीक है। सो हमने इंश्योरेंस खरीदी, जिसकी वजह से मशीनरी को सेफ्टी मिल गई एक तरह से, ठीक है, सेफ्टी मिल गई, क्योंकि जाहिर सी बात है मशीनरी को सेफ्टी नहीं मिली, हमारी इन्वेस्टमेंट को सेफ्टी मिली है, ठीक है। इन इफ़ यू टॉक अबाउट दिस इन लिटरल सेंस, ठीक है। सो इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली 10,700 की। दूसरा फ्रिजन यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज़ अगेन द ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। जो हमने ट्रांसपोर्टेशन हायर की या ट्रांसपोर्ट किया, उसको जो उसके अंदर जो कॉस्ट है वो है 5,000 की, ठीक है। तो हमने उसे भी यहाँ पर लिख लिया 5,000 से, ठीक है, फ्रिजन का। दूसरा यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फायर इंश्योरेंस वॉज पेड, ठीक है। सो फायर इंश्योरेंस इज़ नॉट द capital expenditure, so we have not wrote it here, ठीक है। आखिर में हमारे पास इंस्टॉलेशन चार्जेस, हमने मशीन को इंस्टॉल किया ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके, सो दैट अगेन मेक्स द मशीन मोर इफ़िशिएंट, सो दैट इज़ आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इंस्टॉलेशन चार्जेस यहाँ पे आ गए 7,000 के, ठीक है। तो हमने इन सब को प्लस किया, तो ये हमारे पास टोटल एडिशनल कॉस्ट जो हमने लगाई मशीन के ऊपर वो आ गई 22,700, ठीक है। तो ये 22,000 हमारी एडअप हो जाएगी हमारी नेट कैश प्राइस में। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन आ गई 2,07,000, ठीक है। 2,07,000 यानी कि ये टोटल कॉस्ट है हमारी मशीनरी की, ठीक है। अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड से इसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे 3 ईयर्स की, ठीक है।
अब ये स्ट्रेट लाइन को मेथड को करने का तरीका काफ़ी सिंपल है। इसका एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस जो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो यहाँ पर हमारी निकली, ये रही टोटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, दिस माइनस दिस एवरेज वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स, यानी कि पूरी लाइफ ओवरऑल क्या लाइफ है मशीनरी की, ठीक है। यानी कि वो लाइफ गुजारने के बाद वो मशीनरी जो है वो स्क्रैप में बिक जाएगी, ठीक है। मतलब वो हम कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ये रेट आपको कहाँ से मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू और ओवरऑल लाइफ कहाँ से मिलेगी मशीनरी की, तो ये इसके लिए आप फिर से क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, ठीक है। सो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी एस्टिमेटेड दिस सैवेज वैल्यू यानी कि स्क्रैप वैल्यू 10,000 एंड द लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 5 ईयर। 5 ईयर मशीनरी की ओवरऑल लाइफ है, यानी कि 5 ईयर तक जिंदा रहेगी ये मशीन, 5 ईयर के बाद ये स्क्रैप में बिकेगी, ठीक है। ओवरऑल लाइफ 5 ईयर की, लेकिन हमने डेप्रिसिएशन कितने ईयर का निकालना है, 2 ईयर का निकालना है और 9 मंथ का निकालना है, क्योंकि 2016 में याद रखना 2016 में पूरा साल नहीं चली है मशीन, 2016 में सिर्फ और सिर्फ 9 महीने मशीन चली है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 9 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो मशीन की कॉस्ट है उसको माइनस कर दिया 10,000 से, फिर डिवाइड कर दिया 5 से, ठीक है। तो उसके लिए हम कैलकुलेटर यहाँ पे निकाल लेते हैं। सो हमने कॉस्ट है 27,000, उसको कर दिया माइनस 10,000 से, उसकी स्क्रैप वैल्यू से उसको माइनस कर दिया, फिर हमने इसको डिवाइड कर दिया 5 से, ठीक है। तो हमारा पहला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 2,140, दैट इज़ आवर फर्स्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। आई थिंक यहाँ पर कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक हो गई है, सो आई एम गोइंग टू डू इट अगेन, ठीक है। टू 7,000 minus 10,000 and then division of divide by 5, that is 39,000, sorry 39,400, that is our depreciation expense for a year, ठीक है। अब ये 39,000 जो डेप्रिसिएशन, सॉरी 39,400 जो डेप्रिसिएशन हुआ है वो फॉर अ ईयर है, ठीक है। यानी कि 2016 में भी हमारा 39,400 हुआ है, लेकिन हम इसका अभी 9 मंथ का निकालेंगे, क्योंकि अगर 9 मंथ का अगर हम निकालें तो वो कितना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मल्टीप्लाई करना है 39,400 को 9 से और फिर डिवाइड कर देना है 12 से, ठीक है। यानी कि 9 मंथ का निकाल रहे 12 हिस्सों में से अगर 39,400 के 12 हिस्से करें तो उसके 9 हिस्से कितने, मतलब अगर 12 हिस्से करके उन 12 हिस्सों में से 9 हिस्से निकालें तो वो कितने होंगे, ठीक है। सो दैट विल बी 29,550, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेटर को क्लोज कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने इसको 39,400 को मल्टीप्लाई कर दिया 9 डिवाइड बाई 12 से, तो हमारा 29,550, ठीक है। तो यानी कि ये बता रहे हैं कि ये 9 मंथ का इतना डेप्रिसिएशन हुआ है, ठीक है। बाकी 2017 और 2018 का तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरा पूरा साल डेप्रिशिएट किया है, तो ये 39,400 से ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड सॉल्व्ड। अब हम आ जाते हैं हमारे डिमिनिशिंग मेथड पे। डिमिनिशिंग मेथड को हम एक्सेलरेटिंग मेथड भी कहते हैं। इसको डिमिनिशिंग मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पहले साल जो अमाउंट पहले साल डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसके बाद वो कम होता जाता है। मतलब पहला साल का डेप्रिसिएशन ज़्यादा होता है एक्सपेंस, ठीक है। उस वक्त जिस वक्त हम ईयरली निकाल रहे होगा, पहले साल में 9 मंथ या 8 मंथ तक डेप्रिसिएशन करना है तो ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। फिर सेकंड मंथ का सबसे, मतलब सेकंड ईयर का फिर सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएशन होगा। तो इसकी वजह से हम इसको एक्सेलरेटिंग मेथड भी बोलते हैं, इसको डिमिनिशिंग मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो भाई ये है हमारा डिमिनिशिंग मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, उसमें हमने वाला फॉर्मूला लगाया था कि हमने कॉस्ट को माइनस कर दिया था स्क्रैप वैल्यू से, फिर डिवाइड कर दिया था जो नंबर ऑफ़ ईयर्स, यानी कि टोटल ईयर्स, नंबर ऑफ़ टोटल ईयर्स से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर का आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें उससे वो भी ये जो है वो उससे भी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। इसमें हमने सिंपल कॉस्ट को लेना है जो टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन है, ठीक है, जो है हमारे पास 2,07,000 2,07,000, इसको मल्टीप्लाई कर देना है रेट से, ठीक है। अब रेट कहाँ पे मिलेगा आपको, क्वेश्चन की तरफ आ जाएँ, और क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 beside the payment 5 years 5%, ये क्वेश्चन में ही होता है, ये रहा,
लिखा हुआ है कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड से करो, डिमिनिशिंग मेथड से भी करो, लेकिन 25% रेट यूज़ करो, ठीक है। 25% यानी कि पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा वो 25% होगा, ठीक है। यानी कि टोटल कॉस्ट का 25% दैट इज़ द पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। सो हमने यहाँ पर कॉस्ट को यानी कि जो ये हमारी जो यहाँ पे ये कॉस्ट निकली है 2,07,000, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25% से, ठीक है। तो हमारे पास एक साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ठीक है। जब भी आप डिमिनिशिंग मेथड करो तो ये ट्विस्ट याद रखना। यहाँ पे क्या होता है कि आपने पहले साल का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला, ठीक है। अब पहले साल का तो जाहिर सी बात है 9 मंथ का निकलेगा, पूरे साल का नहीं निकलेगा, क्योंकि अप्रैल को हमने ये मशीन खरीदी है। तो अगर हम अप्रैल से लेकर दिसंबर तक काउंट करें तो ये 9 मंथ होते हैं, ठीक है। 12 मंथ पूरे नहीं होते, ठीक है। सो ये कैलकुलेटर हमने निकाल लिया और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो कि कॉस्ट थी 2700, ठीक है, 000 सॉरी, ठीक है 7,000 है, सॉरी 2,07,000 है, 2,07,000 नहीं है, 2,07,000 है, ठीक है। अब मैं इसको 700 कब से कह रहा हूँ, सो ब्लेम गोज़ टू मी। और अब हम इस पर वापसी आ जाते हैं, ठीक है। वेरी सॉरी, मैं अब यहाँ पर इसको 700 कह रहा था, ठीक है, एक्चुअली 7,000 है, ठीक है। सो 7,000 2,07,000 का आपने 25% निकाला, तो ये बन गया आपका 51,750, यानी कि ये जो 9 मंथ का है वो जो इसका जो डेप्रिसिएशन निकला वो है 51,750, ठीक है, जो डेप्रिसिएशन निकलना चाहिए था। लेकिन ये जो 51,750 ये पूरे साल का है, ठीक है। अब हम 9 मंथ का निकालेंगे, तो 9 मंथ का निकालने के लिए सिंपल आप 51,750 को मल्टीप्लाई कर दोगे 9/12 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया 9/12 से, सो ये आ गया हमारा 38,812। सो दैट विल बी आवर 2016 डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, 38,813, ठीक है। अब ये 38,813 इसको कम करेगा, ठीक है, कॉस्ट या बुक वैल्यू को कम करेगा, ठीक है। कितने अगर जब हम 38,813 को माइनस कर देंगे 2,07,000 से, तो कितना आएगा हमारा 1,68,187, ठीक है। कैलकुलेटर्स में आपको अगेन करके बताता हूँ। सो 50 ये तो हमने कर लिया, 51 वाला इसे हम हटा देते हैं। तो अब हम करेंगे इसमें रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन करेंगे 2,07,000 में माइनस कर देंगे हम 38 जो कि डेप्रिसिएट हो चुका है, ठीक है, 38,813, ठीक है। तो ये हम आ गया हमारा 1,68,000, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1,68,187, ठीक है। ये बुक वैल्यू आ गई। अब 2016 का डेप्रिसिएशन निकालने के बाद हमारी मशीनरी की वर्थ कितनी हो गई 1,68,187, ठीक है। अब ये 2007 में हम 1,68,187 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है। अब हम 2,07,000 का नहीं निकालेंगे, क्योंकि अब 2,07,000 हमारी मशीनरी की वर्थ नहीं रही है, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि मैंने बताया था कि इसको हम डिमिनिशिंग या एक्सीलरेटेड मेथड इसीलिए ही कहते हैं, क्योंकि इसमें पहला साल अगर देख पा रहे हो कि पहला साल जो है उस पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, फिर दूसरे साल कम, फिर तीसरे साल उससे भी कम, ठीक है। सो यहाँ पर अगर ये 9 मंथ का नहीं निकालते तो हमारे पास ये 51 आ रहा होता। तो ये डेप्रिसिएशन में जो ये डिमिनिशिंग मेथड की जो थ्योरी है, कि थ्योरी तो नहीं कहूँगा, ऑब्वियसली जो ये ऑब्वियस बात है कि इसीलिए डिमिनिशिंग कहा जाता है कि पहला साल में काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट होती है मशीन। तो आपकी ये सामने पहले साल ये 51 से हुई है, 51,750 से हुई है, दूसरे साल ये 42,047 से हुई है, तीसरे साल ये 31,000। तो आप देख पा रही कम हो रहा है, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पर पहुँचते हैं फिर से 1,60,187 का। जब आप 25% डेप्रिसिएट निकालोगे तो ये बन जाएगा आपका 42,046। इसको जब आप राउंड ऑफ कर लोगे तो ये 47, ठीक है। सो ये आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, और ये अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन में ये 38 प्लस 42,447 एडअप हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों एडअप होके फिर अलाउंस बनेगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को एक्यूमुलेटेड करते रहते हैं, ठीक है, तभी इसको हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं आगे जब एंट्री बनाते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या एंट्री बनती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर ये एक्यूमुलेटेड होता रहता है, जितना भी अलाउंस है और ये एक्यूमुलेटेड होता रहता है, यानी कि जमा होता रहता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर दिस ईयर 2017 का। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इतना हो गया। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यानी कि कितना अलाउंस हुआ, इन दोनों का कितना एक्यूमुलेटेड हुआ, कितना हो गया। तो 42 को जब हम 42,046.75 को जब हम एडअप कर देंगे 38, यानी कि जो पिछले जो निकला था, ठीक है, इसे हम एडअप करेंगे 38,813 से, तो ये बन जाएगा हमारा 80,860, ठीक है। 80,000 ये इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 60 बन जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा अलाउंस आ गया, ठीक है। अब ये जो 1,68,187 में से हम माइनस कर देंगे 42,047, ठीक है, ताकि हमारी बुक वैल्यू आ जाए, ठीक है। बुक वैल्यू जो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो 1,68,187 माइनस 42,047, ठीक है। सो ये आ गई हमारी 1,26,140, ठीक है, 1,26,140, ठीक है। ये आ गई हमारी बुक वैल्यू कितनी कि 2017 की हमारी मशीन की क्या वैल्यू हो गई। 2017 में हमारी मशीन की 1,26,140 हो गई, ठीक है। अब 2018 को भी इसी तरह ही करेंगे और इसकी भी इसी तरह ही वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर भी मैं करके दिखा देता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 25% से, और फिर हमारे पास आ जाएगा 31,535, ठीक है। ये एक्यूमुलेट होगा किस में? 80,860 में, ठीक है। तो इसको प्लस कर दो 80,860 में, तो ये बन जाएगा हमारा 1,12,395, ठीक है। और जब आप 1,26,140 को माइनस कर दोगे 31,535 से, तो ये बन जाएगा हमारा 1,26,140 को माइनस कर दिया 31,535 एंड दैट विल बी अवर 94,605, यानी कि 2018 में हमारी मशीनरी की कितनी वर्थ बच गई, वो है 94,605, ठीक है। यानी कि 2018 में हमारी मशीनरी इतने की बिकेगी अगर हम बेचें तो, ठीक है। 2017 में हमारी मशीनरी 1,26,140 की बिकेगी। 2016 में हमारी मशीनरी 1,68,187 की बिकेगी, ठीक है। सो दैट इज़ आवर बुक वैल्यू, और ये हमने अभी डिमिनिशिंग मेथड कर लिया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी जर्नल एंट्रीज पे, एडजस्टिंग एंट्रीज पे और क्लोजिंग एंट्रीज पे, ठीक है, जिसमें हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लोज करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि भाई किसका क्लोज करना है, स्ट्रेट लाइन का करना है या डिमिनिशिंग मेथड वाले का करना है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं पास जर्नल एंट्री ऑफ 2017 एंड क्लोजिंग एंट्री फॉर 2018 यूजिंग बोथ मेथड, यानी कि दोनों मेथड की 2017 की पास करनी और 2018 की एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्रीज अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी एडजस्टिंग एंट्रीज वाली वीडियो देख लें, ठीक है। अब लेकिन ज़्यादातर एडजस्टिंग एंट्री में हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस वाली एंट्री यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। सो ये यहाँ पे आ गई आपकी, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2017 का कितना था हमारी, ये स्ट्रेट लाइन की बात है, ठीक है। ये हम लोग स्ट्रेट लाइन का एडजस्टिंग एंट्रीज बना रहे हैं और यहाँ पे हम डिमिनिशिंग का एडजस्टिंग एंट्री बना रहे हैं, ठीक है। सो 2017 का यहाँ पर ये अलाउंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 39,400 से ये डेबिट क्रेडिट हो गया। और उसके बाद ये जो है हमारा
18 का एक्सपेंस है रेवेन्यू समरी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहाँ पे इसमें ये क्लोज हो गया, ठीक है। ये क्लोजिंग एंट्री बना रहे हैं 2017 की, हमने यहाँ पर ये एडजस्टिंग एंट्री बनाई और यहाँ पर ये हमने ये क्लोजिंग एंट्री बनाई है, या ये दोनों एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्री, ठीक है। क्लोजिंग एंट्री में आप क्लोज करते हो आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं रेवेन्यू, वो सब आप एक्सपेंस रेवेन्यू समरी में क्लोज करते हो, फिर ये एक्सपेंस और रेवेन्यू समरी आपकी रिटेन अर्निंग में या कैपिटल में क्लोज हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे आपने एक्सपेंस रेवेन्यू समरी में अपना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लोज कर दिया, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कि 39,400 से खुला हुआ था वो अब क्लोज होकर एक्सपेंस है रेवेन्यू समरी में आ गया 39,400 का, ठीक है, 2018 का, ठीक है। वैसे ये आधा अधूरा दे दिया है, वो एक्चुअल में जब आप किसी कंपनी में जाएंगे काम करने तो एक्चुअल में ऐसा आधा अधूरा काम करना नहीं पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा डिमिनिशिंग मेथड में आप देख पाओगे, इसमें भी हमने अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला 2017 का, ठीक है। ये डेटा कहाँ से लोगे, ये डेटा आप यहाँ से लोगे जो आपने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। 2017 का यहाँ पे ये लिखा हुआ है 39,400 और यहाँ पर ये 2018 का भी मतलब लिखा हुआ है 39,400, इसको क्लोज करना है और इसकी एडजस्टिंग करनी है। और इसके अलावा दूसरा डेटा डिमिनिशिंग डेटा आप ऑब्वियसली यहाँ से लोगे डिमिनिशिंग से, ठीक है। 2017 कि आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये रहा, 2018 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये रहा, इसको सिंपल यहाँ पे आपने इसकी एडजस्टिंग कर दी और यहाँ पे आपने इसकी क्लोजिंग कर दी और ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टी अकाउंट्स पे, ठीक है। यहाँ पे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट्स बनाने, तो सिंपल यहाँ पर जाएँ, यहाँ पर जाएँ, यहाँ से डेटा उठाएँ और यहाँ पे पुट कर दें और ये आपका ये टी अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। जैसे 31 दिसंबर 2016 के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यहाँ पर हुआ 38,813 का, ठीक है। 38,813 वेयर इज़ दैट, ये रहा 38,813, यहाँ से भी उठाना है क्योंकि पूरा बनाना है, ठीक है। टी अकाउंट पूरा बनाना है, उसमें ये नहीं दिया हुआ कि 2017 का या 18 का बनाए, ठीक है। सो टी अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है और तो इसकी वजह से मैं इसको डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ब्रीफली बता देता हूँ, ठीक है। 2016 का यहाँ से ये डेटा उठाया 38,881 का, यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ ही हमने यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये रहा 42,004 का यहाँ पे उठाया। आई थिंक यहाँ पे सिर्फ बोला गया है, क्वेश्चन के फिर से आ जाते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि मेंटेन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट्स बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का बनाना है, ठीक है। यानी कि स्ट्रेट लाइन का यहाँ से आपने डेटा नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ से आपने डेटा नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ से आपने डेटा देखना है टी अकाउंट बनाते वक्त। और तो टी अकाउंट का पहला तो यहाँ पे हमने ये बना दिया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2016 का, ठीक है। यहाँ पे कैरिड फॉरवर्ड हो गया ये बैलेंस, तो ये दोनों बैलेंस में आ गया, ठीक है। फिर हम अभी लेंगे 2017 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 42,004, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हुआ 80,840, ठीक है। आपने 42,047 में एडअप कर दिया हमारा ये जो बैलेंस जो ये आ रहा है, बी बैलेंस जो आ रहा है, इसको हमने एडअप कर दिया, तो ये अब आपका टोटल आ गया 80,680। यहाँ पे आपने कैरिड फॉरवर्ड कर दिया और तो और यहाँ पे ताकि ये बैलेंस हो जाए, ठीक है, टी अकाउंट। और इसी तरह आपने ये 2018 के साथ भी ऐसा ही किया, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है और ये काफ़ी बड़ी वीडियो बन गई है, ठीक है, पूरी 30 मिनट्स की वीडियो बन गई है। तो इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और मैं इसी तरह ही आपकी हेल्प करता रहूँगा, आगे भी आप मुझे सजेशंस देते रहें और मैं वो सजेशंस जब भी मुझे टाइम मिला देन आई विल मेक द वीडियो, ठीक है। So, Allah Hafiz, have a great day. Thank you very much.